Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again, thanks for your politely support. आज हम लोग भारत के भूगोल का 9th टॉपिक भारत की कृषि पढ़ेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन और 24 यानी 24% पर भूमि पर बंजर 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। भारत में 51% पर कृषि की जाती है। 4% भूभाग पर चारागाह है, लगभग 21% भूमि पर वन और 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है। कृषि राज्य का विषय है, इंपॉर्टेंट है। कृषि स्टेट सब्जेक्ट है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में है। जिसका उल्लेख 7वीं सूची संविधान के 7वीं सूची के प्रविष्टि 14 में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया है कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, चीन प्रथम स्थान पे है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, चीन प्रथम स्थान पे है। आइए चार्ट देखते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां जो है, पहला कौन सा है? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। दूसरा है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तीसरा है पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन। पोमोकल्चर का मतलब फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। एरोपोट्रिक हवा में पौधों को उगाना। एरोपोट्रिक मतलब होता है हवा में पौधे को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधों को उगाना। मृदा रहित कृषि की जाती है, जल में पौधे उगाए जाते हैं। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR20 क्या है? तो मे बी इंडियन राइस 20 हो सकता है। IR20 जो है चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि जो है लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसका प्रथम स्थान है? देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखा जाए तो पंजाब का स्थान प्रथम है। जबकि अगर प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो उत्पादन पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं और चावल के कृषि पर पड़ा है। हरित क्रांति ऑलरेडी यू हैव नोन। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा है? गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। एक और चार्ट है, देखते हैं। स्थानांतरी कृषि के विश्व में
विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम। स्थानांतरी कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम हैं। देखते हैं। पहला नाम झूमिंग है। झूमिंग कहाँ बोला जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग बोला जाता है। मिल्पा कहाँ बोलेंगे? मैक्सिको में मिल्पा बोला जाता है। रोका ब्राज़ील में बोला जाता है। लदांग मलेशिया में। चेना कहाँ बोला जाता है? श्रीलंका में। मोस्ले बोला जाता है जायरे में। तमड़ाई बोला जाता है थाईलैंड में। खील बोला जाता है हिमालय पट्टी में। वालरे बोला जाता है दक्षिण पूर्व राजस्थान में। विग्रा यानी वारिंगा बारिंगा बोला जाता है उड़ीसा में। आइए आगे देखते हैं। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। हरित क्रांति जो है ऐसे इसी सब टॉपिक से स्टार्ट होता है कि मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। वहीं से हरित क्रांति का स्टार्ट होता था। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। विश्व के स्तर पे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है लाने का श्रेय किनको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। किनको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967 से 68 ईस्वी में हुई। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको माना जाता है? तो पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे किया गया था? पंतनगर में ही। किनके द्वारा? किनके नाम पे? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 में बनाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वी कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% एवं फॉस्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। यानी नाइट्रोजनी उर्वरक का 94% और फॉस्फेटी उर्वरकों का खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटेशियम उर्वरक जो है का पूरी तरह से आयात किया जाता है, यानी बाहर के देशों से मंगाया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। कौन कौन सा है? आम में, केला में, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का जो है स्थान विश्व में दूसरे नंबर पे है और प्रथम में कौन है? तो चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो है और उपभोक्ता जो है वो चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में देखें तो भारत का स्थान तीसरा है। भारत 3rd नंबर पे है। इसके बाद क्या है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। यानी तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। जिससे होता क्या है? पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में
चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ हुई थी। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। क्या क्या चीज़ ज़्यादा होता है? चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन ज़्यादा होता है, पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। दार्जिलिंग में भारत की जो नंबर 1 चाय है, सर्वोत्तम चाय जो है वो दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो है ताइवान में पैदा होता है। विश्व में जो फेमस है उलंग किस्म का, वो ताइवान में पाया जाता है, यानी पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा, सबसे उच्च कोटि का कहवा जो है, जिसे अरेबिका कहते हैं, वो होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य 2 किस्में भी हैं, रोबस्टा और लिबेरिका। ये दोनों कहवा की ही किस्में हैं। आइए चार्ट देख लेते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियां। पहला क्रांति कौन सा है? हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति है मतलब खाद्यान्न उत्पादन के लिए ये फेमस था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन का संबंध है। रजत क्रांति क्या चीज के लिए है? अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति क्या चीज के लिए है? तिलहन उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति तो फल उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन के लिए। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन के लिए। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन के लिए। बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन के लिए। मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंध है इसका। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से है इसका संबंध। और स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि विकास के रूप में जाना जाता है। सदाबहार क्रांति में क्या होता है? समग्र कृषि विकास होता है, यानी समग्र कृषि विकास को सदाबहार क्रांति कहा जाता है। नौ इसके बाद है मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। कौन सी कहवा है? मोचा कहवा यमन। किस देश में उगाई जाती है? यमन देश में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बर्ड जो है एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होती है। मक्का में जो रोग होगा उसको कहेंगे व्हाइट बर्ड, और धान में जो रोग होगा उसको बोलेंगे खैरा रोग। किसकी कमी से होगा? तो जस्ता की कमी से होगा। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। ऑर्किड क्या है? एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। ऑर्किड क्या है? एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में और खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं ऑर्किड की खेती के लिए उपयुक्त? तो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है। ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। यू हैव टू लर्न। अरुणाचल प्रदेश को याद रखना है कि ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन जो है एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार अथवा क्लस्टर जो है वो क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में सेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। निकालने के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है विश्व में ग्वार गोंद के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान जो है ग्वार गोंद सबसे ज़्यादा राजस्थान में उपजाया जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। कर्नाटक जो है सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक दो चीज़ के लिए बहुत फेमस है, तो कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह है? चिकमंगलूर कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। भारत में नेचुरल जो रबर होता है, प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो है केरल में होता है। आइए इसके बाद देखते हैं, आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से प्राप्त होगा? तो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। सिक्किम में जो है बायो एग्रीकल्चर होता है, यानी जैविक खेती होता है। जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। अरहर, अरहर यानी तूर को लाल चना तथा पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। अरहर को लाल चना या पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। भारत जो है पल्सेस यानी दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। ना लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास, लंबे रेशे होती हैं अमेरिकन कपास की। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा। लंबे रेशे वाली जो अमेरिकन कपास होती है वो देश के उत्तर पश्चिमी भाग में उसको क्या कहते हैं? नरमा। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। कपास पर जो फूल आने के समय आकाश जो है बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक जो है देश यूएसए है। विश्व में पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी देश कौन सा है? यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्न भंडारण करते समय अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी जो है 10% से नीचे होनी चाहिए। अन्न भंडारण करते समय दानों में जो नमी है 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा होगा क्या? कीट प्रकोप का भय रहता है। अन्न भंडारण अगर हम करेंगे और नमी 10% से नीचे नहीं होगी तो कीट का प्रकोप भय रहता है, कीट का प्रकोप हो सकता है वहाँ पे। 9, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट जो है आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर देखते हैं फसलों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल और तीसरा है गर्मा फसल। देखते हैं बारी बारी से। रबी की फसल क्या है? यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि है। कब बोया जाएगा रबी की फसल? अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। मुख्य फसलें में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि हैं। खरीफ की फसल क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल है। यह जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जून जुलाई में बोते हैं और नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन आदि। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास,
मूंगफली, मरुआ, तिल, सोयाबीन आदि। यह कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गर्मा फसल क्या होती है? यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी है? राई, मक्का, ज्वार, जूट और मरुआ। गर्मा फसल कब बोई जाएगी? मई जून में बोई जाएगी और जुलाई अगस्त में काट ली जाएगी। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान कृषि केंद्र जो हैं वो आइए देखते हैं। संस्थान कौन से हैं और मुख्यालय उनका कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। केंद्रीय कपास कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। गन्ना, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो है कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है चिकमंगलूर में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र जो है कोट्टायम में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो है मैसूर में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र जो है बैरकपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंद्री में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र जो है कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है बेंगलुरु में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो है वो देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान यानी IARI की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? पूसा बिहार में। किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 1936 में इसको कहाँ लेके चला जाया गया? तो नई दिल्ली लेके स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना जो है 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। पहले ये पूसा में था। लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में बनाया गया था IARI, जिसको 1936 में नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर क्या पढ़े कि पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जो है उसकी स्थापना 23 मई 1929 को की गई और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, आइए अब देखते हैं प्रमुख फसलों का जन्म स्थान कहाँ कहाँ हुआ है। तो फसल रहेंगे उनके, उसके बाद जन्म स्थान है, फसल है और जन्म स्थान है, यानी दो चार्ट हम लोग को मिलेगा इसमें। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, धान का जन्म स्थान क्या है? तो भारत एवं इंडोनेशिया। धान जो है भारत एवं इंडोनेशिया में जन्म हुआ था इसका। मक्का मध्य अमेरिका में। गेहूं मध्य एशिया में। तंबाकू दक्षिणी अमेरिका में। रबर जो है दक्षिणी अमेरिका में, ब्राज़ील में। उड़द जो है भारत में। मसूर जो है वो चीन में। अमरूद जो है अमेरिका में। टमाटर जो है मैक्सिको में। बाजरा जो है अफ्रीका में। जौ कहाँ पे उत्पादन मतलब पहली बार जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है जौ का? चीन। अरहर का? तो अफ्रीका। सोयाबीन का जन्म स्थान चीन। मूंग का जन्म स्थान भारत। ज्वार का जन्म स्थान भारत। चाय का जन्म स्थान चीन। कहवा का? ब्राज़ील। आलू का? पेरू। और गन्ना का? भारत। ये था हमारा 9th टॉपिक। नाउ अब चलते हैं 10th टॉपिक पे। 10th टॉपिक हमारा भारत में सिंचाई। अभी हम लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं।
इसका 10th टॉपिक जो है भारत में सिंचाई है। आइए देखते हैं। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया। ये है बृहद सिंचाई परियोजना, फिर मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। सबसे पहला है बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। यानी बृहद में हम लोग बृहद सिंचाई योजना जो है उस परियोजना में हम लोग वैसी कृषि योग्य भूमि लेंगे जिनके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक की कृषि योग्य भूमि हो। वैसी सिंचाई परियोजना है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजना देखते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। यानी बृहद में 10,000 हेक्टेयर से अधिक, मध्यम में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में, और उसके बाद है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना में क्या होगा के अंतर्गत वे परियोजना सम्मिलित की जाती हैं जिनके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य भूमि हो। और लघु सिंचाई परियोजना में क्या था कि ऐसी सिंचाई परियोजना जिसमें 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। यानी सबसे पहले क्या था, बृहद में 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, मध्यम सिंचाई परियोजना में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में, और लघु सिंचाई परियोजना में 2,000 हेक्टेयर से कम। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र जो है का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना है। वर्तमान समय में अभी लेटेस्ट में बताया गया है कि भारत के कुल सिंचित क्षेत्र जो हैं उनका 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन और 63% जो है छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है चीन में है। कहाँ पे है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है चीन देश में है 21% एवं भारत में जो है 20.2% यानी 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1,360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र जो हैं के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। क्या क्या साधन प्रमुख है? वर्तमान समय में कुआं भी है और नलकूप भी भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन बन गया है। देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट जो है, सबसे ज़्यादा नलकूप और पंप सेट कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। कितने परसेंट? 18% में पाए जाते हैं। यानी देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट तमिलनाडु 18% पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कितने पाए जाएंगे? तो 15.6% का दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है जहाँ पे 15.6% नलकूप और पंप सेट पाए जाते हैं। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता अगर देखी जाए तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता जो है वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे तो सिंचाई का प्रमुख साधन क्या मिलेगा? तालाब मिलेगा। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है तमिलनाडु राज्य में की जाती है। सबसे ज़्यादा आपको तालाब देखने को कहाँ मिलेगा सिंचाई के लिए? तो ये तमिलनाडु राज्य मिलेगा। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना जो है दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो दमन गंगा नदी पर है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। इसी परियोजना के तहत जो बना जलाशय है वो गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। कौन से जिले में? वलसाड जिले में। यह गुजरात एवं दादर एवं नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है। यह गुजरात के लिए भी है और दादर एवं नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा जो है
नदी दमनगंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। दमनगंगा नदी जो है महाराष्ट्र में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है, दोनों से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। यानी गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में। किस नदी पे है? तो गिरना नदी पर है। पंबा सिंचाई परियोजना जो है केरल के पाम्बा नदी पर स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में है। और किस नदी पर है? तो पाम्बा नदी पर है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगाना नदी पर स्थापित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगाना नदी, कौन सी नदी है? भागीरथी तथा भिलंगाना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ से क्या क्या किया जाता है? सिंचाई भी, जल आपूर्ति भी और जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर जो है उसको कौन सी नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से जल मिलता है इसको? सतलज नदी से। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर ये दोनों कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? तो गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कौन करते हैं? कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग जो है भारत में सबसे ज्यादा है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम। आइए देखते हैं मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम के बारे में पढ़ना है। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले में मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ये ध्यान रखना है, विश्व में पहला ऐसा प्रयोग है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। तीसरा विशेषता क्या है? कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। 2 TMC पानी जो है लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है, जो 618 मीटर की ऊंचाई तक है। पेडीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई और कोंडा पोछम्मा सागर में सबसे अधिक यानी 618 मीटर की ऊंचाई पे है। ये पहली बार हुआ है। और कौन सा पानी को लिफ्ट किया जा रहा है? गोदावरी नदी के पानी को। छठा विशेषता क्या था? इस परियोजना से सबसे ज्यादा श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपयोग होगा। इस परियोजना से सबसे ज्यादा जो है श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 TMC पानी का उपयोग में लाया जाएगा। 3 TMC। सबसे कम कहाँ पे? अनंतगिरी में, और सबसे ज़्यादा श्री राम सागर में 200 TMC। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद
का गठन किया। कब किया गया है? 1983 में। क्या चीज़ का? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, यानी अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का तो प्रधानमंत्री होंगे, और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो हैं इसके उपाध्यक्ष होंगे। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबद्ध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल या राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव जो है इस परिषद का सचिव होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस भारत के भूगोल का 11वां टॉपिक जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों को के समूह को वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से जो नेचुरली अपने आप उग जाते हैं उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को, ग्रुप्स को वनस्पति कहते हैं। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है तथा जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है अक्षत वनस्पति कहलाते हैं। ऐसे वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। पहला जो हमारा पार्ट है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। कितना वार्षिक वर्षा? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान कितना होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा चाहिए और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री, पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 95% भाग ये पाया जाता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय ये जो सदाहरित वन के बारे में पढ़ रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं इस वन में पाए जाने वाले? रोजवुड है, महोगनी है, एनी है, एबनी है, बेत है, सिनकोना, रबर आदि। ये वन मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये वन जो हैं मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। नौ सेकेंड जो हमारा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा क्षेत्र होना चाहिए। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं सागवान, शाल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम व चंदन आदि हैं। अंग्रेजों ने गढ़वाल
एवं कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए। अंग्रेजों ने क्या किए थे? गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ का पेड़ लगवाया गया था इनके द्वारा, और जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। यानी चीड़ के पेड़ जो लगवाए गए उनका उपयोग क्या होता था? रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ था। रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। तीसरा जो वन है वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहां यह वन पाया जाता है। जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां यह वन पाया जाता है। ये वन जो है प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों तथा उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये वन कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन कौन से हैं? तो तेंदू है, पलास है, अमलतास, बैल, खैर और अक्सलवुड आदि हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये चौथा हमारा वन का प्रकार है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाया जाता है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाया जाता है। यह दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल है। अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। इन वनों में क्या होता है? पौधे लगभग पूरे वर्ष तक पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं, यानी पत्ते नहीं रहते हैं। पूरे वर्ष तक लगभग पत्ते नहीं रहते हैं वनों में, पौधों में। इन वनों में बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। इन पेड़ों के नीचे क्या होता है? 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। पांचवा क्या है हमारा? पांचवा प्रकार कौन सा है वन का? तो पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या होते हैं? कहाँ उगते हैं? पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने लगती है और उसके साथ साथ होगा क्या? प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होगा उत्तरी पर्वतीय वन और एक होगा दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाएंगे? पर्णपाती, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो बोलते हैं, वो पाया जाता है। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। हिमालय में अगर आप 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। किस टाइप के वन पाए जाएंगे? चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन भी पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार, बालन के पेड़ पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे? देवदार, चिनार, बालन के पेड़ पाए जाते हैं। चिनार एवं बालन की लकड़ी जो है जब
कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। चिनार एवं बालन की लकड़ी जो है कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर बल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। हिमालय में अगर आप 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो बल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। 2225 मीटर से 348 मीटर की ऊंचाई पर 2225 से 348 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्ढी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन वर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे? सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन वर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के जो दक्षिणी ढाल हैं पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस, लाइकेन आदि पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो टुंड्रा वनस्पति मिलती है। टुंड्रा वनस्पति का मीनिंग है कि मॉस और लाइकेन आपको वहां देखने को मिलेगा। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल में और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं पर। दक्षिणी पर्वतीय वन जो है मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों पर मिलते हैं, 3 भागों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर ही है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना व बैटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन, लास्ट जो हमारा टाइप है वो मैनग्रोव वन के बारे में है। तो भारत में मैनग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो विश्व के मैनग्रोव क्षेत्र का 7% है। कितना परसेंट है? 7% है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। कहाँ कहाँ ज़्यादा विकसित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? इनके अतिरिक्त महानदी, गोदावरी और कृष्णा जो प्रायद्वीपीय हमारी नदियां हैं के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। भारत में वन आवरण इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण जो है केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% जो है पर सघन वन है और 8.75% पर जो है विवृत वन पाए जाते हैं। राजस्व विभाग से प्राप्त जो आंकड़े के अनुसार भारत में
23.28% जो है 23.28 यानी 23.28% भाग पर वन है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में वन क्षेत्र जो है शून्य है। वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन है। यानी लक्षद्वीप में आपको वन क्षेत्र शून्य मिलेगा और अंडमान और निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। 10% से कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य जो हैं मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर से सभी राज्यों में 20 से 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को अगर छोड़ के चलें तो से सभी राज्यों में 20 से 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाएंगे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए। पारिस्थितिकी अगर संतुलन बनाए रखना है तो कितना वन होना चाहिए? बहुत जरूरी है कि 33% यानी 33% कुल क्षेत्रफल का वन होना चाहिए। इससे संतुलन बना रहेगा। भारत में जनजातीय जिले 593 में 188 जिले जनगणना 2011 में का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, जो परंतु देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। यानी भारत में जनजातीय जिले जो हैं का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, जो परंतु देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। वन संरक्षण। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। दूसरा उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। तीसरा उद्देश्य क्या है? देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना। चौथा उद्देश्य क्या है? मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। पांचवा उद्देश्य क्या है? निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। छठा उद्देश्य वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। सातवां उद्देश्य है पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों।